करें भाई इसको। हाँ भाई। देखो मैंने आपको ये बताया कि इन शब्दों के बाद क्या आता है, हमेशा जिरंड का प्रयोग किया जाता है ना। अब इन शब्दों के बाद जो भी आएगा उसमें हम आईएनजी लगाएंगे। अच्छा एक चीज और नोटिस करी आपने, जनरली क्या होता है गाइस, टू जो प्रीपोजिशन होता है ना गाइस, उसके बाद तीन बातें हो सकती हैं। या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आए, या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आए, या फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आए। ठीक है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जब आता है ना, जिसे हम इन्फिनिटिव कहते हैं, ये हम पढ़ेंगे आगे अभी। और आईएनजी आता है उसे हम जिरंड कहते हैं, और V3 आता है वो हम पैसिव वॉइस कहते हैं। लेकिन जिरंड कब होगा, व्हेन टू इज अ पार्ट ऑफ अ फ्रेज। और कौन सा फ्रेज, ये वाले फ्रेज। नॉर्मली हर टू के बाद क्या आता है, V1 आता है, लेकिन अगर ये वाले टू दिख जाए जिनके साथ ये फ्रेज जुड़ा हुआ है, तो इनका क्या आएगा, आईएनजी आएगा। अब जैसे कि सेंटेंस मैंने आपको दिया, मैंने कहा पहला वाला, मैंने कहा ही हार्ड वर्क इज की टू गेट सक्सेस, नहीं होगा, क्या होगा यहाँ पे, गेटिंग सक्सेस होगा। ठीक है ना। अगला ही इज एडिक्टेड टू स्मोक, नहीं होगा, एडिक्टेड टू स्मोकिंग होगा, लिखवाया हुआ है पीछे। ठीक है। आई लुक फॉरवर्ड टू, मैंने बताया लुक फॉरवर्ड टू हो, विद अ व्यू टू हो, कस्टम टू हो, तो आई लुक फॉरवर्ड टू मीटिंग यू होगा यहाँ पे। अगला मैंने कहा देखो, बी यूज टू गाइस, इज यूज टू, एम यूज टू, देखो यहाँ पे पीछे लिखवाया ना, इज एम आर, यहाँ पे वॉज वर्ब भी होगा तो भी आईएनजी आएगा, ध्यान रखना। तो यहाँ पे ड्राइविंग होगा, ना कि ड्राइविंग ए कार होगा। प्रोन टू डू सम, देखो प्रोन टू के बाद क्या आएगा, वो गलतियां करता रहता है। ठीक है। तो इसके बाद आईएनजी आना चाहिए, तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे डूइंग। लेकिन एक बात बताओ मुझे आप लोग, ही डिड सम मिस्टेक, क्या ये सही लिखा हुआ है। ही इज डूइंग सम मिस्टेक, क्या आपके हिसाब से ये ठीक लिखा हुआ है या कोई गलती है इनमें। देखो सुनो, अगर हिंदी बनाओगे तो कोई गलती नजर नहीं आएगी, लेकिन एक गलती है इसमें। क्या गलती है आपको पता है, गलती जब हम मिस्टेक करते हैं तो उसका डू या डिड नहीं लगाते, उसके साथ हम मेक या मेड लगाते हैं। तो मेक होता है उसकी सेकंड फॉर्म क्या होती है, मेड होती है, और थर्ड फॉर्म भी क्या होती है। फिलहाल यहाँ पे V2 की जरूरत है, तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, मेड। ही मेड सम मिस्टेक होगा, ना कि ही डिड सम मिस्टेक होगा। ऐसे ही इज डूइंग, यहाँ पे क्या आ जाएगा फिर हमारा, ही इज मेकिंग सम मिस्टेक। अब हिंदी का हो गए तो हिंदी में जाओगे तो हिंदी से पता नहीं, लेकिन ग्रामेटिकली ये करेक्ट है, पूछा जाता है। और डेली लाइफ में भी यूज करना, सामने वाले को अगर समझ होगी तो समझ जाएगा, और पढ़ा लिखा नहीं होगा, नहीं पता होगा उसको, तो नहीं समझेगा। ठीक है। अब ध्यान से सुनना आप लोग यहाँ पे, तो यहाँ पे जब मिस्टेक की बात हो रही है तो डूइंग ठीक है, यहाँ पे क्या करूं मैं, यहाँ पे मेकिंग सम मिस्टेक होगा, है ना। कुछ फिक्स है, ये रूल ऑफ थंब है, कह लो ये फिक्स है, इसके साथ ही आता है। ठीक है, इसको करेक्ट कर लो आप लोग, फिर आगे बढ़ते हैं।
ओके डन, आगे बढ़ जाए। अच्छा, और ऐसे कौन कौन से शब्द हैं जिनके बाद क्या आता है? हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? वर्ड्स जिनके बाद क्या आना चाहिए? जिरंड आना चाहिए। तो ये वर्ड्स लिखवा दिया मैंने आपको, ये सारे वर्ड के बाद क्या आएगा? जिरंड आएगा। मैंने आपको एग्जाम्पल भी दे दिया है, पेपर में यही आएगा। अब लेकिन इतने ही वर्ड्स नहीं, कुछ और भी वर्ड्स हैं, तो लिखो आप लोग। इन शब्दों के बाद जो जिरंड आता है, इनको याद करने की ट्रिक क्या? और इसको याद करने की ट्रिक है, डियर माइंड बिलीव इट। डियर माइंड बिलीव इट, ठीक है। इसमें ये जो डी लिखा हुआ है, इस डी का मतलब है डिनाई, ठीक है। ई का मतलब है इंजॉय, ए का मतलब है अवॉइड, आर का मतलब है आपका रिमेंबर। माइंड जो वर्ड लिखा है वो माइंड का पूरा माइंड ही मतलब है, ठीक है। और बिलीव का भी पूरा मतलब है। ये याद करने की ना ट्रिक बना रखी है, ठीक है। अब जैसे डिनाई वर्ड लिखा हुआ गाइस, तो ही डिनाइड टू गो देयर, अगर मैं ऐसा बोल दूं ही डिनाइड टू गो देयर, अब देखने में पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं लग रही, लेकिन दिक्कत है। डिनाइड के बाद हमेशा क्या यूज करेंगे हम लोग? आईएनजी वाला वर्ड, ही डिनाइड गोइंग देयर, ठीक है ना। ही इंजॉयड, जो ऐसे करो, प्लेइंग क्रिकेट। अवॉइड गोइंग देयर, आई रिमेंबर मीटिंग हिम, माइंड वर्किंग हार्ड, आई बिलीव टेलिंग अ लाई। आई बिलीव टेलिंग अ लाई। अब देखो ध्यान से आप लोग यहाँ पे, ये जो प्लेइंग लिखा हुआ है ये इसके बाद आया हुआ है, ये जो गोइंग लिखा है ये इसके बाद है, रिमेंबर के बाद आईएनजी आया हुआ है, माइंड के बाद आईएनजी आया हुआ है, बिलीव के बाद आईएनजी आया। नहीं, टू के अगर टू लगाओगे तो पहली बात तो टू के बाद अंग्रेजी में हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है, तो टू गो लगाओगे, लेकिन वो भी गलत है। अगर आपने डिनाई वर्ड यूज किया तो आप सीधे सीधे क्या यूज करोगे? हाँ, टू के बाद तो आईएनजी वैसे भी नहीं आ सकता। टू के बाद आईएनजी कब आ सकता है गाइस? जब मैंने बताया था टू इनमें से कोई एक टू हो, ये जो पीछे लिखा है, अगर इनमें से कोई एक टू है तभी आ सकता है। तो इसमें डिनाई के बाद टू तो मैंने लिखा ही नहीं इसमें, इसलिए नहीं आ सकता। वरना नॉर्मली टू के बाद क्या आता है? वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है। वरना एक गलती तो ऑलरेडी एक और गलती हो जाएगी उसमें। ओके डन।
आगे बढ़ जाए, चलो आ जाओ नेक्स्ट। और क्या मैं आपको बता रहा हूं कि देयर आर सम वर्ड्स जिनके बाद क्या आता है, हमेशा जिरंड आती है। फिर मैंने आपको पहले वाले वर्ड लिखवाए टू वाले, लुक फॉरवर्ड टू, विद अ व्यू टू, अकस्टम टू, हैबिचुएट टू, प्रोन टू, की टू, बी यूज टू, इज यूज टू, एम यूज टू, आर यूज टू, और बाकी के सारे वर्ड लिखवाए टू वाले। फिर मैंने आपको लिखा है डियर माइंड, बिलीव इट, है ना, डिनाई, है ना, ई के बाद क्या था, एंजॉय, अवॉइड, रिमेंबर, है ना, माइंड का तो माइंड ही था, रिमेंबर, इनके बाद भी जिरंड आता। स्टिल देयर आर सम वर्ड, यूजीसी, इसे याद रखना गाइस। आपको पता है वैसे यूजीसी क्या संस्था, हमारे देश में एक संस्था भी है यूजीसी के नाम से, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, सुना तो? क्या करती है, आपकी यूनिवर्सिटी के बारे में बताती है कि आपकी यूनिवर्सिटी फर्जी तो नहीं है गई। करते हैं ना कुछ लोग बाहर से बीएड डीएलएड, बाद में पता चलता है कि वहां तो यूनिवर्सिटी, यूपी में ऐसे, यूपी में पता नहीं कितने कॉलेजेस हैं जहाँ पे वो होता है, और जब पता किया ना कि सरकार ने कि कॉलेज है भी कि नहीं, तो पता चला बंद कमरे में कॉलेज चल रहा है पूरा का पूरा, और डिग्री दी जा रही है, ठीक है ना। तो यूजीसी रिकॉग्नाइज करता है। इसमें यू का मतलब क्या है, इनके बाद भी क्या आएगा, जिरंड आएगा, ठीक है। तो यू का मतलब, ये ट्रिक्स बनाए हुए हैं याद करने के लिए। यू का मतलब यू यूज है, जी का 3 मतलब है गाइस, आपका है नेक्स्ट, आपका एक तो गो है, ठीक है, एक आपका गुड है, गो ऑन है, गुड अप है, या गुड कह लो आप, और इसका गिव अप। देखो जैसे मान लो मैं कहता हूं इट्स नो यूज ऑफ विपिंग, इट्स नो यूज ऑफ के बाद क्या लगाऊंगा मैं यहाँ पे, विपिंग, है ना भाई। यूज ऑफ के बाद क्या यूज करेंगे हम लोग, यूज के बाद जब भी आएगा जेरेंट फॉर्म में आएगा, ठीक है। ही गोज ऑन फाइटिंग, लड़ता ही रहता है, ही गोज ऑन फाइटिंग। इसके बाद भी क्या आ गया, जेरेंट आ गया, कहते ना गुड गोइंग। अगर इसके बाद आया जिरेंट तो आईएनजी फॉर्म में आएगा, नेवर गिव अप ट्राइंग, नेवर गिव अप ट्राइंग। और एक सी वर्ड लिखवाया गया, सी वर्ड का मतलब था कांट हेल्प, इसके बारे में भी बताता हूं। हो गया डन। हो गया, आगे बढ़े। ये जो सी से मैंने वर्ड लिखवाया गाइस, कांट हेल्प, आपको पता कांट हेल्प का मतलब क्या होता है? कांट हेल्प का मतलब कोई ऐसी चीज जो आप करना तो चाहते हैं लेकिन नहीं हो पा रही है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मान के चलो हम सारे प्लानिंग करते हैं कहीं घूमने की, ठीक है, और सपोज करो हम लोग मूर्थल जाते हैं, खा पी के निकलते हैं, आप लोग हाईवे के उस तरफ खड़े हो, मैं हाईवे के इस तरफ खड़ा हूं, मैं हाईवे क्रॉस करने की कोशिश करता हूं पैदल, और बीच में एक कार आती है और वो क्या करती है, हिट कर देती है और मैं गिर जाता हूं, ठीक है। आपने कहा सर कुछ नहीं हुआ, आ जाओ जो, तो मैंने कहा आई कांट हेल्प। अगर मैंने इतना बोल दिया तो इसका मतलब ये हो गया कि मैं कोशिश तो कर रहा हूं लेकिन उठ नहीं पा रहा हूं, ठीक है ना। वो छोड़ो, हमारे गली में ना मैंने देखा ऊपर से कि पपीते वाला आया हुआ बेचने के लिए पपीते, तो मैं उससे पपीते लेने गया हुआ, मैंने पूछा भाई क्या भाव, तो उसने ना गुटखा खा रखा था, विमल टाइप कुछ, उसका मुंह पूरा भरा हुआ था एकदम लबालब। तो मैंने उससे पूछा क्या भाव, तो उसने मुंह ऊपर करके बोला 40, ठीक है ना, क्योंकि वो गिर सकता था मटेरियल, क्या पता पपीते पे ही गिर जाता, ठीक है। तो उसने मैंने कहा भाई ये क्या खा रखा है, तो कह रहा है भैया गला गीला नहीं होता मेरा, ठीक है ना, वो गला गीला कर रहा है उसके लिए। मैंने गला गीला नहीं होता तो पानी पी सकते हैं, दूध पी सकते हैं, लस्सी पी सकते हैं। कह रहा भैया छोड़ना तो चाहता हूं लेकिन छोड़ नहीं पा रहा हूं।
तो क्या बोलेगा वो, आई कांट हेल्प च्यू गुटका या चूइंग गुटका, चूइंग गुटका, क्योंकि कांट हेल्प के बाद हम किसका यूज करेंगे, आईएनजी फॉर्म का यूज करेंगे, तो यहाँ पे चूइंग गुटका होगा, क्योंकि वो छोड़ना चाह रहा है लेकिन वो छोड़ नहीं पा रहा। ठीक उसी प्रकार से गाइस अगर मैं आपको ये कहता हूं कि ऐसे क्या हुआ ना, मेरे ऐसे मामा के घर में कोई ऑफ हो गया तो मैं गया वहां पे, तो मेरा जो कजन ब्रदर है, जो मामा का लड़का है, वो रोए जा रहा है, मम्मी कह रही चुप कराओ भाई, ठीक है ना, तो चुप करा रहा हूँ, चुप हो ही नहीं रहा। मैंने उसको बोला, तो मैंने कहा आई कांट हेल्प हिम मेक हर अंडरस्टैंड या मेकिंग हिम अंडरस्टैंड, आई कांट हेल्प मेक हिम अंडरस्टैंड। ठीक है, क्या होगा यहाँ पे, मेकिंग हो जाएगा। ठीक है, लिखिए इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ जाए। चलो आ जाओ नेक्स्ट। भाई मैंने आपको पढ़ा दिया कहां पे जिरंड आता है, ठीक है ना, कहां पे क्या आता है, ये याद रखना। पूरे वर्ब का जो निचोड़ है ना, वो अब हम पढ़ने जा रहे हैं। एग्जाम में इसी में से एक वर्ड उठ के आ जाएगा, आपको पता होना चाहिए कि किसके बाद जिरंड आएगा। तो मैंने आपको बताया वो सारे वर्ड जिनके बाद टू आता है, सारे वर्ड जो टू वाले फ्रेज वाले हैं, जैसे लुक फॉरवर्ड टू, विद अ व्यू टू, अकस्टम टू, हैबिचुअल टू, प्रोन टू, की टू, है ना, बी यूज्ड टू, ये सारे वर्ड। उसके बाद मैंने क्या बताया आपको, डियर माइंड, बिलीव इट, ये वाली ट्रिक बताई थी। फिर मैंने आपको बताया था यूजी सी, ये सारे वर्ड के बाद क्या आता है, हमेशा जिरंड आता है। अब आगे बढ़ रहे हैं हम लोग नेक्स्ट। अब आ जाओ, ध्यान से सुनना आप लोग। आपको पता है इंग्लिश में ना एक होता है बेयर इन्फिनेटिव और एक होता है इन्फिनेटिव। बेयर इन्फिनेटिव गाइस कहते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को, अगर केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखा हुआ है, ऐसे शब्द जिनके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आए, ऐसा भी कह सकते हो आप, उसको बेयर इन्फिनेटिव कहते हैं। और इन्फिनेटिव क्या होता है, टू प्लस में वर्ब की, टू के बाद हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, फर्स्ट फॉर्म। अगर वो टू उस फ्रेज का पार्ट नहीं जो हमने पीछे भी पढ़ा था, लुक फॉरवर्ड टू वाला, ठीक है। तो अब हमें ऐसे पढ़ना है कि निम्न किन शब्दों के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो लिखो आप लोग, बेयर इन्फिनेटिव की हेडिंग लिख लो। अब हमें ये पढ़ना है ऐसे कौन कौन से वर्ड्स हैं गाइज जिनके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो लिख लो आप लोग, पहला ऑल मोडाल्स आर बेयर इन्फिनेटिव, पहला तो ये लिख लो, ऑल मोडाल्स आर बेयर इन्फिनेटिव। कैसे, जैसे विल हो गया, शैल हो गया, कैन हो गया, वुड हो गया, शुड हो गया, वुड हो गया, मे हो गया, माइट हो गया, ऑट टू हो गया, यूज टू हो गया, ठीक है ना, नीड हो गया, डेयर हो गया, एक्सेट्रा। ये सारे के सारे क्या काम करेंगे,
बेयर इन्फिनिटिव का काम करेंगे। और इन सब के बाद क्या होगा, इन सब के बाद हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, फर्स्ट फॉर्म, विदाउट एस या ई एस। एस या ई एस भी नहीं आएगा। हो गया डन, ये सारे हो गए। चलो आ जाओ नेक्स्ट करते हैं। तुम पढ़ा चुके। नीड और डेयर की कहानी आप लोगों को याद है ना। नीड और डेयर के बाद कभी वो मोडाल होते हैं, कभी वो मोडाल्स नहीं भी होते हैं। अगर उनके बाद नॉट लगा हुआ है तो वो मोडाल होंगे, अगर वो इंटेरोगेटिव बने हैं नीड और डेयर से तो मोडाल होंगे, दो ही केसेस में। आ जाओ नेक्स्ट। और क्या क्या हो सकता है गाइस, हम लोग पढ़ रहे हैं बेयर इन्फिनिटी के बाद में कुछ ऐसे शब्द जिनके बाद हमेशा क्या आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। उसमें मैंने बताया सारे के सारे मोडाल्स आते हैं। और क्या आता है, दूसरी कंडीशन, एड बेटर, एड सूनर, एड रादर, एड एज सून एज। अगर ये शब्द कहीं पे आपको दिख जाते हैं तो याद रखना है वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म आएगी। अगर कुछ भी इसके अलावा लिखा हुआ है ये आएगा, इसके अलावा कुछ भी लिखा हुआ है, कुछ भी बोले तो कुछ भी, तो वो गलत होगा। या SEIS लिखा हो या V2 लिखा हो, कुछ भी लिखा हो, कुछ नहीं आएगा। सिर्फ और सिर्फ क्या आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। लेकिन पढ़ने में आपको ऐसा देंगे ना कि आपको पढ़ने में बड़ा अच्छा लगेगा, आपको लगेगा यार यही तो सही है, क्या दिक्कत है इसमें। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मान लो मैं कह देता हूं, यू हैड बेटर टू रन अवे फ्रॉम हेयर, यू हैड बेटर टू गो, you had better run away, you had better you had better to run away from here, मतलब तुम अच्छा होगा तुम्हारे लिए कि तुम यहाँ से भाग जाओ या चले जाओ। सेम वही चीज है, यहाँ पे बेटर टू रन अवे, वहां पे गो है, बाकी दोनों का मीनिंग ऑलमोस्ट सेम ही बनेगा। अगर टू रख करके बनाओगे ना तो हिंदी तो भी बना ही लोगे शायद में भी, लेकिन सही नहीं होगा। आप में से किसी का यूपी पुलिस का भी एग्जाम है क्या, री एग्जाम? अगस्त में पेपर होगा। पहले पेपर देने गए थे, कहाँ गए थे? हाँ, कहाँ गए थे? आगे बढ़े। अच्छा ठीक है। और कौन कौन से वर्ड है गाइस, मैंने आपको ये सारे लिखवाते। सबसे पहले मैंने आपको पढ़ा जिरेंड के बारे में, कौन तीन कंडीशन लगवाई थी। यूजीसी वाली के बाद जिरेंड आता है, डियर माइंड बिलीव के बाद जिरेंड आता है, और वो टू वाले वर्ड्स के बाद जिरेंड आता है।
फिर मैं आपको पढ़ा रहा हूँ क्या, बेयर इन्फिनिटिव के बारे में। पहले मैंने आपको पढ़ाया ऑल मोडाल्स आर बेयर इन्फिनिटी, जितने भी मोडाल्स हैं उनके बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी विदाउट एस या ईएस। दूसरा मैंने आपको ये वाले वर्ड बताए अभी, कौन से वाले, ये हैड बेटर, हैड रेदर वाले। तीसरा मैं आपको लिखवाने जा रहा हूं, एक ट्रिक है गाइस याद करने की, शैम्बल। शैम्बल का मतलब ऐसा होता है बहुत ज्यादा कहीं पे ध्यान लगाने के सेंस में होता है, लेकिन इसमें ना ये ए और ये जो ई लिखा ना इसका कोई मतलब नहीं है। ये जो एस है गाइस, इस एस का मतलब है सी, यानी इनके बाद भी क्या आएगा, बेयर इन्फिनिटिव आएगा, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। और याद रखने की ट्रिक में डाल दिया है, ठीक है। एच का मतलब हो जाएगा हेल्प, ए का कोई मतलब नहीं है, एम का मतलब हो जाएगा मेक, बी का मतलब हो जाएगा बिड, एल का मतलब हो जाएगा लेट, और बस, है ना। अब इनके एग्जाम्पल देख लो आप लोग। पहले वाले का, आई सॉ हिम टू क्रॉस द रोड, आई सॉ हिम टू क्रॉस द रोड। दूसरा, माई टीचर हेल्प हिम। शी वॉज मेड टू लाफ। बिड जो होता है ना गाइस, ये बिडिंग नहीं होती जो बोली लगाते हैं, वो वाली बिडिंग है ये, ठीक है ना। इसका एग्जांपल नहीं दिया, ऐसे रहने दो। बाकी इसका एग्जांपल जब हम असाइनमेंट करेंगे ना उसमें आ जाएगा, तो वहां पे कवर कर लेंगे, कोई इशू नहीं है। एक आधे छोड़ दो असाइनमेंट के लिए भी, ठीक है। और एल का मतलब है लेट मी टू एंटर द क्लास, लेट मी टू एंटर द क्लास। ये क्या हो गया, अब देखो ध्यान से सुनना, मैंने बताया इसकी इन शब्दों के बाद क्या आएगा, हमेशा वर्ब की। तो चाहे ये शब्द लिखा हो या इनका कोई भी फॉर्म लिखा हो, चाहे इनका V2 क्यों ना लिखा हो, जैसा सी लिखा है, सी की सेकंड फॉर्म क्या है, 100 है, कोई बात नहीं है, 100 लिखा तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन आएगा क्या इसके बाद, हमेशा वर्ब की। लेकिन इन्होंने 2V1 लगा रखा है जो कि गलत है, यहाँ पे सिर्फ क्या होगा, क्रॉस होगा। माई टीचर हेल्प मी, हिम नहीं होगा, क्या होगा यहाँ पे, हेल्प हिम होगा। अगला वाला तीसरा आप लोग बताओ क्या सही लिखा हुआ है क्या। हाँ जी, तीसरा सही है। मेक किस, क्या, हाँ फर्स्ट फॉर्म का मैंने यहाँ भी तो सेकंड फॉर्म लिखी, मैंने इसको फर्स्ट फॉर्म तो नहीं किया। फॉर्म तो मैंने कहा कोई भी हो उसके बाद टू नहीं आना चाहिए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आनी चाहिए, सिर्फ लाफ आएगा। अच्छा एक बार बताओ मुझे, ये कौन सी फॉर्म लिखी हुई है बाय द वे, मेड की सेकंड फॉर्म लिखी है, थर्ड भी हो सकती है। और किसी को कुछ कहना है, वॉज वर्क के बाद तो आईएनजी आना चाहिए था ना। इस एमआर वॉज वर्क के बाद नॉर्मली क्या होता है गाइस, आईएनजी आता है। लेकिन ये अगर आ रहा है, देखो ध्यान सुनना, ये हम पहले पढ़ चुके हैं बाय द वे, इज एम आर वॉज वर्क, हाँ जी। इनके बाद क्या बताया था मैंने, इनके बाद अगर आईएनजी आ गया तो ये कॉन्टिन्यूअस होंगे, अगर इनके बाद V3 आ गया तो ये क्या हो जाएंगे, पैसिव वॉइस। तो ये पैसिव वॉइस और ये V3 है, ठीक है ना। अब आगे की बात करते हैं कैसे, मैंने कहा अच्छा एक चीज और, मैंने कहा इन शब्दों के बाद हमेशा क्या आएगा, वर्ब की। तो कायदे से यहाँ पे टू लाफ नहीं, केवल लाफ आना चाहिए था, है ना। क्या आना चाहिए था, केवल लाफ। लेकिन ये गलत है और ये सही है। रीजन क्या है, ये सेंटेंस पैसिव वॉइस में लिखा है, और ये जो मैंने शब्द लिखे हैं ये सारे किस रूल पे अप्लाई होते हैं,
एक्टिव वॉइस पे। सेंटेंस एक्टिव वॉइस होगा तभी ऐसा होगा, पीछे वाले सारे वर्ड्स भी। क्लियर है? जितने भी आप रूल लिख लो ये सब एक्टिव वॉइस के लिए ही है। अगर पैसिव वॉइस आ जाता तो रूल बदल जाएगा। इसलिए इस सेंटेंस में कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यों? क्योंकि ये क्या है? पैसिव वॉइस है। अगला लेट मी एंटर द क्लास होगा, ना कि लेट मी टू एंटर द क्लास। आगे बढ़े? हो गया ना ये? नेक्स्ट पे आ जाओ आप लोग। अगर गाइज आपको दिख जाता है कहीं पे क्या बेयर इन्फिनेटिव ही पढ़ रहे हैं, अभी भी ध्यान रखना। अगर आपको डू के साथ, डू की किसी भी फॉर्म के साथ अगर आपको नथिंग दिख जाता है, यानी अगर आपको कहीं पे लिखा हुआ मिल जाए डू नथिंग, आपको कहीं पे लिखा हुआ मिल जाए डिड नथिंग, आपको कहीं पे लिखा हुआ मिल जाए डूइंग नथिंग, या आपको लिखा हुआ मिल जाए डज नथिंग, अगर ये सारे वर्ड कहीं भी मिल जाते हैं आपको, डू के किसी भी फॉर्म के साथ नथिंग लिखा हुआ मिल जाएगा, तो इनके बाद एक बात होगी, या तो इनके बाद बट आएगा या फिर क्या आएगा, एक्सेप्ट। इनमें से कोई एक चीज आएगी। और इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, हमेशा याद रखना, इसके बाद हमेशा आएगा वर्ब की। अगर कुछ और आ गया तो वो गलत होगा। जैसे 2v1 आ गया तो गलत हो गया, v2 आ गया तो गलत हो गया, वर्ब की फर्स्ट में ऐसे ही ऐसे आ गया तो गलत हो गया, आईएनजी आ गया तो कुछ नहीं आएगा। क्या आएगा? सिर्फ v1 आएगा। इसको लिखिए फिर आगे बढ़े। हो गया डन? आगे बढ़ जाए, चलो लिखो ही डज नथिंग, he does nothing but to make fun of others, but to make fun of others. Ramesh did nothing but wondering. आगे बढ़े, करें इसको? कैसे करेंगे? देखो मैंने कहा था डू के किसी भी फॉर्म के साथ अगर नथिंग लिखा उसके बाद क्या आएगा, बट या फिर एक्सेप्ट। तो उसके बाद क्या आएगा, हमेशा वर्ब की बट मेक फन ऑफ अदर्स। वो कुछ नहीं करता, बस दूसरों का क्या करता है, मजाक उड़ाता है। रमेश कुछ नहीं करता, खाली घूमता रहता है, घुमक्कड़ है ना, ट्रैवलिंग विदाउट एनी प्लान। आगे बढ़े। अब
नेक्स्ट लिखो आप लोग, देखो ध्यान से सुनना आप लोग। मैंने आपको बताया क्या, मैंने आपको पढ़ाया ऐसे शब्द जिनके बाद जेरेंड आता है, ऐसे शब्द जिनके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी कि बेयर इंफिनिटिव आती है। अब ऐसे शब्द जिनके बाद इंफिनिटिव आता है, तो हेडिंग लिख लो आप लोग, इंफिनिटिव। देखो इन्फिनेटिव का मतलब पता है क्या होता है, इन्फिनेटिव का मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, है ना। टू प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, क्या चीज, टू प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। परंतु यहाँ पे कई सारी बातें मैंने आपको बताया। देखो ये जो टू प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई, ये ना तीन जगह पे आ सकता है। ये सेंटेंस के स्टार्टिंग में भी आ सकता है, ये सेंटेंस के स्टार्टिंग में भी आ सकता है, ये सेंटेंस के एंड में भी आ सकता है, और ये सेंटेंस के मिडिल में भी आ सकता है। ठीक है, तीनों जगह आ सकता है। अगर ये स्टार्टिंग में आया तो ये सब्जेक्ट का काम करेगा, अगर ये एंड में आया तो ये ऑब्जेक्ट का काम करेगा ना, जैसे वर्ब के बाद आता है तो। और अगर ये मिडिल में आया तो ये इंफिनिटिव का काम करेगा। मतलब ये कभी कभी सब्जेक्ट भी आ सकता, हो सकता है ये। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा नो वन वॉन्ट्स टू डाई, पहला एग्जाम्पल। दूसरा, टू एरर इज ह्यूमन, he is to do this work, he is to do this work। मैंने कहा आपको, मैंने कहा अगर सेंटेंस के एंड में आया, वर्ब के बाद आया, तो ये किसका काम करेगा, ये ऑब्जेक्ट का। मैंने कहा अगर स्टार्टिंग में आया तो ये सब्जेक्ट का काम करेगा, और अगर ये सब्जेक्ट का काम करता है ना, तो ध्यान रखना इसके लिए जो वर्ब आएगी ना, वो याद रखना वो हमेशा कैसी आएगी, सिंगुलर। मनुष्य जो है ना गलतियां ही करता रहता है, ठीक है। तो टू एरर इज ह्यूमन यहाँ पे सब्जेक्ट का काम कर रहा है, और मैंने कहा कि अगर ये बीच में आ जाता है, सपोज करो अगर ये बीच में आ जाता तो ये किसका काम करेगा, इंफिनिटिव का काम करेगा। ठीक है, लिखिए इसको फिर आगे बढ़ते हैं। ओके डन। चलो आ जाओ, लिख लिया ना सबने, आ जाओ। अच्छा अब कुछ ऐसे शब्द जिनके बाद इन्फिनेटिव आता है ना, ऐसे शब्द है हमारे पास, तो लिखो आप लोग, इन्फिनेटिव का प्रयोग निम्न शब्दों के बाद किया जाता है। इन्फिनेटिव विल बी यूज्ड आफ्टर दिस फॉलोइंग वर्ड।
कौन कौन से ऐसे शब्द हैं? तो उसकी ट्रिक है गाइस, दो तीन ट्रिक्स हैं। एक है ईगर है तू। ईगर का मतलब क्या होता है पता है आपको? उत्सुक, है ना। मान के चलो मैं कहता हूं कि आई एम ईगरली वेटिंग फॉर योर रिजल्ट, ठीक है। तो इसमें जो ईगर वर्ड है इसमें पहला वर्ड है हमारा ई, इसका मतलब ईगर ही है। और जो दूसरा वर्ड है गाइस हमारा ए, इसका मतलब है एबल। तीसरा वर्ड है जी, इसका मतलब है ग्लैड। चौथा वर्ड है हमारा ई, ठीक है। पर इन तीनों का लिखो एग्जांपल, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। आई एम ईगर टू नो, आई एम ईगर टू नो, आई एम एबल टू solve this sum, I am glad to see you, I am glad that I see you. ई का मतलब है गाइस इजी, आर का मतलब है रेडी, दिस सम इज इजी टू सॉल्व। किसका फोन है भाई ये? दिस सम इज, एक बात कर लो यार, सामने वाला बार बार मैसेज कर रहा है। रेडी टू हेल्प, बाकी सब ठीक ही है। ओके डन, आगे बढ़ जाए। चलो आ जाओ। इसके अलावा भी कुछ वर्ड्स हैं इन्फिनेटिव के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। देखो आप लोग, सम मोर वर्ड्स फॉलोड बाय इन्फिनेटिव, ठीक है। कौन कौन से ऐसे शब्द हैं? तो मोर वर्ड्स लिख लेना ऐसे करके, जिनके बाद आता है कौन कौन सा शब्द है। पहला गाइस अपीयर, दूसरा है सीन, तीसरा है अटेम्प्ट, चौथा है ट्राई, endeavor, begin, decide, desire, remember, forget, stop, like। यहाँ पर ना स्टार लगा लेना, थोड़े से कंडीशंस हैं इनके साथ। फेल, हैपन, हरी,
रिफ्यूज, प्रॉमिस, प्रूव। हो गया। और जो इसका एग्जांपल लिखो, पहला एग्जांपल है, आप लोग बताना सही है गलत। He refused to work for you. He refused to work for you. He failed to pass the examination. He forget that he forget that he should bring a pen. पहले वाला सही है। रिफ्यूज वर्ड आया हुआ है तो रिफ्यूज का क्या आएगा, टू प्लस वर्ग की फर्स्ट फॉर्म। फेल वर्ड आया हुआ, फेल भी लिखवाया था थर्ड रो में अभी मैंने, उसका भी क्या आएगा, टू प्लस वर्ग की फर्स्ट फॉर्म। क्या तीसरा वाला सही लिखा हुआ है? फॉरगेट के बाद तो टू V1 आना चाहिए था, इन्होंने शुड वुड लगा रखा है, इसको काटो। यहां पे क्या करेंगे, टू प्लस में वर्ब की, ये ब्रिंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही है ना, इसमें जन्मजात आईएनजी लगा हुआ है, ठीक है। इसकी सेकंड फॉर्म जो होती है वो बॉट होती है ना, ब्रिंग ब्रॉट बॉट होते हैं। हो गया डन। अब ध्यान से सुनना आप लोग, अगला रूल अभी लिखना मत, पहले मुझे बताओ आप लोग, जो मैं आपसे पूछ रहा हूं, लिखना नहीं है अभी। इन दोनों में क्या अंतर है? मतलब हिंदी क्या बनेगी, पहले वाले की हिंदी क्या बनेगी, और दूसरे वाले में छोड़ रहा था, छोड़ते छोड़ते छोड़ दिया। ठीक है, देखो ध्यान सुना, ही स्टॉप टू स्मोक और ही स्टॉप स्मोकिंग। इसमें दूसरे वाले का मतलब है गई कि ही स्टॉप स्मोकिंग, मतलब कि उसने, बातें नहीं प्लीज, उसने धूम्रपान छोड़ दिया, ही स्टॉप स्मोकिंग। पहला वाला
ही स्टॉप टू स्मोक मतलब वो रुका, किस लिए? धूम्रपान करने के लिए, ठीक है ना। तो दोनों में फर्क है, दोनों की हिंदी अलग अलग है। एक सेकेंड गाइस। हेलो, हाँ जी। अच्छा अच्छा ठीक है। और क्या नाम है? डॉक्टर क्या बोली? डॉक्टर क्या बोली? बस इतना ही? ओके, चलो ठीक है, ओके, ठीक है, ठीक। क्लियर है भाई दोनों का मतलब आप लोगों को? तो कहने का मेरा मतलब वो जो चार वर्ड पे मैंने स्टार लगवाया था ना, टर्म्स एंड कंडीशंस वाले, वो चार वर्ड कौन कौन से थे? रिमेंबर था, स्टॉप था, लाइक था, और फॉरगेट। ये चार ऐसे वर्ड है गाइज, इनके बाद जिरंड भी आ जाएगा, इनके बाद क्या आ जाएगा, क्या लिख रहा हूं मैं ये, इनके बाद जिरंड भी आ जाएगा, और इनके बाद क्या आएगा, इन्फिनेटिव भी आ जाएगा, है ना। जिरंड का मतलब क्या हो गया, आईएनजी वाला वर्ड भी आ सकता है, और वर्ब की टू प्लस में वर्ब की फर्स्ट वन, लेकिन दोनों का मतलब जो होगा वो क्या होगा, अलग अलग होगा, ठीक है ना। यहाँ पे देखो, रिमेंबर के बाद क्या आ गया, इसके बाद क्या आ गया, आईएनजी आ गया, इसके बाद क्या आ गया, टू प्लस में वर्ब की, ठीक है। लेकिन इसका मतलब कि मैं रुका किसके लिए, मैं रुका धूम्रपान के लिए ना। और यहाँ पे ये क्या चीज होगा, इसका मतलब कि मैंने वो छोड़ दिया है, ठीक है ना, धूम्रपान छोड़ दिया है, ऐसा। इसको लिख लो आप लोग। हो गया। नेक्स्ट इसी का एक और एग्जांपल लिख लो आप लोग। आई रिमेंबर टू पोस्ट द लेटर। अगर हिंदी ना भी बना पाओ तो इतना याद रखना आप लोग कि दोनों में आ सकता है, आईएनजी भी आ सकता है और टू वी वन भी आ सकता है, क्योंकि एग्जाम में हिंदी नहीं आएगी लेकिन ग्रामेटिकल एरर तो आएगा। वो जो अग्निवीर वाली स्कीम आई थी वो तो वही फर्जी निकली, कल ही चर्चा कर रहे थे हम, फेक निकली। हाँ गवर्नमेंट तो करेगी, मोदी जी 17, आज कितनी तारीख है, वो तो 18 होगी, आज ही करना था क्या अनाउंसमेंट है। जैसे 4 साल था ना, 4 साल, तो 4 साल के ऊपर 7 साल एक्सटेंड कर रहे हैं। नहीं और नहीं, टोटल 7 साल, चार के चार 4 साल था, अब 7 साल कर देंगे। पैसा बढ़ा देंगे, जैसे पहले 20-25 लाख मिला था, अब शायद 70-75 कुछ ऐसा ही कुछ है, 50 हो गया। मरने के बाद शहीद का दर्जा नहीं मिलेगा, वो मिलेगा अगर मान लो मर जाता है कोई, तो वो चीज। एक काम और करता, कैंटीन का कार्ड बन जाए, बस सारे दुख दूर हो जाए, ठीक है ना, जिंदगी भर राशन आना चाहिए है? कैंटीन का बहुत अब पेंशन तो भाई साहब, पेंशन के लिए तो वही सब कर रहे हैं कि पेंशन ना देनी पड़े हमें। ये आर्मी की छटाई क्यों करी, आपको पता है हर साल 60,000 आर्मी के बंदे रिटायर होते हैं, और भर्ती कितनी चल रही है, ये पहले जब खुली भर्ती होती थी ना रैली वाली, उसमें भर्तियां सही होती थी, ये अग्निवीर आया से 20-25-30 हजार भर्तियां होती हैं, तो ये छटनी तो है ना, कल को लड़ाई हो जाएगी हमारी,
तो वो जैसे इंडिया चाइना वाले युद्ध में हारे थे वैसे हारना पड़ सकता है। वैसे इंडियन आर्मी बहुत स्ट्रांग है, वर्ल्ड में सेकंड लार्जेस्ट थर्ड लार्जेस्ट आर्मी है हम लोग। इसराइल कहता है कि अगर इंडियन आर्मी जैसा अगर संस्था मेरे पास हो तो मैं पूरी दुनिया पे कैप्चर कर लूँ। इसराइल जैसा देश जो कि एक ही दिन में जैसे 3-3 वॉर हरा रखे हैं, ईरान और ये बाकी के उसके जो नेबरिंग कंट्रीज है सबको। आगे बढ़े, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं इन्फिनेटिव के बारे में, है ना भाई। थोड़ा सा रिकॉल करा दूं, कुछ हमने वर्ड पढ़े जिनके बाद जिरेंड आता है, कुछ ऐसे वर्ड जिनके बाद बे इन्फिनेटिव आता है, कुछ पढ़ रहे हैं जिनके बाद इन्फिनेटिव आता है, ठीक है ना। अब लिखो आप लोग गाइस, कुछ ऐसे शब्द हैं, कुछ ऐसे वर्ड हैं जिनके बाद टू प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो आएगी, इन्फिनेटिव तो आएगा, लेकिन उससे पहले एक वर्ड आएगा क्या, हाउ, यानी हाउ टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो उसको याद करने की एक ट्रिक है गाइस, लेट्स नो हाउ टू, लेट्स नो हाउ टू, यानी कि ये वो शब्द है जिनका हाउ टू आता है। कैसे, एल का मतलब है लर्न, ठीक है, ई का मतलब है एक्सप्लेन, टी का मतलब है टीच, नो का तो नो ही मतलब है, ये चारों वर्ड है, ठीक है। अच्छा, हाउ टू की जगह पे गाइस अगर व्हेन टू लिखा हो ना तो भी चलेगा, वेयर टू लिखा हो तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो जैसे मान लो मैं कहता हूं लर्न हाउ टू ऑपरेट मोबाइल, लर्न हाउ टू ऑपरेट मोबाइल, ऐसा। एक्सप्लेन मी हाउ टू सॉल्व दिस सम, एक्सप्लेन मी हाउ टू सॉल्व दिस सम, टीच मी हाउ टू ड्राइव अ कार, हाउ टू ड्राइव अ कार, ठीक है। और भी है क्या, लेट्स था गाइस यहाँ पे ना, एक और वर्ड है लेट्स, एस भी है यहाँ पे, ठीक है। शो मी हाउ टू अनलॉक द फोन, शो मी हाउ टू अनलॉक द फोन। और एक नो का कंप्लीट नो ही मतलब है आई नो हाउ टू ड्राइव अ कार। अच्छा गाइस एक बात बताओ मुझे आप लोग, अगर मैं इसको कहता हूँ लर्न हाउ टू ऑपरेट मोबाइल और मैं ये बोल दूं यहाँ पे कि लर्न व्हेन टू ऑपरेट अ मोबाइल, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, सेंस तो बन ही जाएगा। लर्न वेयर टू ऑपरेट अ मोबाइल, तो भी कोई दिक्कत नहीं, तो यहाँ पे आप कुछ भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हो गया डन, चलो आ जाओ। प्रोनाउन पढ़ा है आप लोगों ने बचपन में, प्रोनाउन किसे कहते हैं, सर्वनाम, हाँ, कहते हैं किसको, शीट, हम्म,
बिल्कुल सही कहा आपने सर। बड़ा छोटा सा निकला, पर कोई नहीं, काम चल जाएगा। दिखाई दे रहा है? क्या बकवास। एक मिनट। ये चार्ट याद है ना, हमने पढ़ा था कभी, कभी ना कभी तो थोड़ा बहुत याद होगा ही। इस चार्ट में आई, माई, मी, माइन, माई सेल्फ, तो ये हमारा पहली जो लाइन है इसको बोलते हैं सब्जेक्टिव केस। ये प्रोनाउन में पढ़ेंगे हम लोग। इसको बोलते हैं ऑब्जेक्टिव केस, इसको बोलते हैं पॉजेसिव एडजेक्टिव, इसको बोलते हैं पॉजेसिव प्रोनाउन, ये होता है रिफ्लेक्सिव केस। ठीक है ना? तो अब मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि कुछ ऐसे शब्द होते हैं गाइस, कुछ ऐसे शब्द होते हैं, हम लोग इन्फिनेटिव के बारे में पढ़ रहे हैं ना, कुछ ऐसे शब्द जिनके बाद क्या आता है, हमेशा इन्फिनेटिव आता है। फिर मैंने आपको लिखवाया कुछ ऐसे शब्द जिनके बाद हाउ टू आएगा, उसके बाद क्या आएगा आपका, इन्फिनेटिव आएगा। अब मैं आपको लिखवा रहा हूं कुछ ऐसे शब्द जिनके बाद प्रोनाउन आएगा। और प्रोनाउन का कौन सा केस आएगा पता है आपको? ऑब्जेक्टिव केस आएगा। ऑब्जेक्टिव केस बोले तो ये सेकंड वाली लाइन, यानी कि मी, हिम, ही का हिम हो जाएगा, शी का हर, इट का इट, यू का यू, वी का अस और दे का देम। तो ये ऑब्जेक्टिव केस, तो इनमें से कोई एक लिखा होगा, ये जो सेकंड रॉ लिखी है ना, इन्हीं में से कोई एक लिखा होगा यहाँ पे। और उसके बाद क्या आएगा हमारा टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो बस इंट्रोड्यूस करने के लिए कि क्या होता है ऑब्जेक्टिव केस, बोलूं तो समझ में आए, इसके लिए मैंने यहाँ पे रखा है। आप ये हेडिंग लिख लो आप लोग, कुछ ऐसे शब्द जिनके बाद इंफिनिटिव तो आता है लेकिन उसके पहले क्या आता है, प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस आता है। लिखिए इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। ये लिखने की आवश्यकता नहीं है, चाहो तो ये शॉर्ट में ऑब्जेक्टिव केस ये वाले वर्ड लिख सकते हो आप लोग। एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे मी लिख सकते हो, ठीक है ना, हिम लिख सकते हो, हर लिख सकते हो, इट लिख सकते हो, यू लिख सकते हो, अस लिख सकते हो, देम लिख सकते हो। हो गया? तो आ जाओ। अब ये शब्द हमने लिखने, ये ऐसे कौन कौन से शब्द है लिखो आप लोग। नहीं लिखा तो लिख लिया ना, मैंने आपको बताया कौन कौन से ऐसे वर्ड्स हैं, वो लिख लो आप लोग। तो पहला वर्ड है, कौन कौन से वर्ड्स वो लिखवा रहा हूं मैं आपको, जिनके बाद क्या आएगा, प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस आएगा और उसके बाद क्या आएगा, इंफिनिटिव आएगी। तो ये शब्द कौन कौन से हैं? पहला इंस्ट्रक्ट है, दूसरा है रिमाइंड है, रिक्वेस्ट है, अलाउ है, परमिट है, इनवाइट है, ऑर्डर, रिक्वेस्ट, अलाउड, परमिट, इनवाइट, ऑर्डर, आस्क, एडवाइस, फोर्स, फॉरबिड, इनकरेज और कंपेल।
आगे बढ़ जाए, इनके एग्जाम्पल देखो आप लोग। He requested to me to do it. इन दोनों में से कौन सा ठीक लग रहा है? रिक्वेस्टेड के बाद क्या आएगा? पहले प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस, फिर क्या आएगा? इन्फिनिटिव। यानी ये सही है, ये सही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे रिक्वेस्टेड डायरेक्टली आके यूज कर रहे हैं लोग, टू यूज कर रहे हैं, ऐसा सही नहीं होगा, ठीक है ना। आवर पेरेंट्स परमिटेड अस टू गो देयर। सही लिखा हुआ है। परमिटेड के बाद प्रोनाउन, फिर टू वी वन, है ना। इनवाइट के बाद इनकी कोई भी फॉर्म हो सकती है, प्रोनाउन फिर वी वन, ठीक है। ऑर्डर के बाद प्रोनाउन फिर वी वन, ठीक है। इन तीनों में, चारों में कोई और एरर नहीं है, ओके। इतना ही है इस चैप्टर में। ये चैप्टर हो गया हमारा समाप्त। वोकैब की शीट खोल लो आप लोग। नहीं यार, चलो चलो। कहां से करना है? मैं कितने से? 137। ये तो बहुत अच्छा है। कर रहे हैं, एक मिनट।
हेलो। हाँ जी। हाँ जी बोलिए। जी जी बताइए। ठीक है, आप एक बार आकर के मिल लो इंस्टीट्यूट पे। ठीक है, एड्रेस पता है आपको? एड्रेस इसका आर ब्लॉक में, R608। हाँ जी। आप 5 बजे भी आ सकते हो, आप चाहो तो 5 बजे तक आ जाना अगर आना, या 7 बजे भी आ सकते हो इवनिंग में। ठीक है। ठीक है जी, थैंक यू। अरे प्रभु, डेस्कटॉप। क्या दिक्कत? यहाँ से करना है हमें? इन्स एंड आउट का मतलब क्या होता है गाइस? इन्स एंड आउट का मतलब क्या होता है? जिसको एंट्री का भी पता हो और जिसको एग्जिट का भी पता हो, उसी को तो कहते हैं ना। तो यानी इसको सारी डिटेल पता हो, बेसिकली आने का भी पता हो, जाने का भी पता हो, उसी को कहते हैं इन्स एंड आउट। तो फिलहाल यहाँ पे क्या हो जाएगा, कह रहे हैं ही हैज सेट अप हिज बिजनेस नाउ एज ही नोज द इन्स एंड आउट ऑफ इट। है ना, उसे पता है कि कब आना है कब जाना है, यानी कि सारी की सारी क्या होना, डिटेल्स का प्राप्त होना। तो यहाँ पे क्या आंसर हो जाएगा हमारा? डिटेल्स आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन, अ फ्रेंड इज नो फ्रेंड इफ ही ऑलवेज लीव्स यू इन द लर्च। इन द ये नहीं, ईडीएम पढ़ चुके होंगे, मे बी रिपीट हो रहा होगा क्योंकि इसमें रिपीट होते हैं। है ना, ऐसा थोड़ी है कि एसएससी आपके लिए कोई विशेष मेहनत करेगी, ऐसा नहीं है। आपके कंपटीशन में जो भी पढ़ाया जा रहा है आपको वो सब आ चुका है और वही आएगा, चाहे आप एमबीबीएस की तैयारी करो या इसकी या इंजीनियरिंग की, किसी की भी। इंडिया में तो ये ट्रेंड है। ठीक है ना, तो ये रिपीट होने वाले ही वर्ड हैं। ठीक है, लीव फॉर वंस ऑन वर्क, टेक एडवांटेज ऑफ समवन, मेक फूल ऑफ समवन, लीव समवन एंड द हेल्पलेस हेल्पलेस कंडीशन। इन द लर्च का मतलब होता है किसी को बीच परेशानी में छोड़ देना। ठीक है ना, हम इसको इसका क्या हो जाएगा, किसी को हेल्पलेस कंडीशन में। गए ध्यान रखना, एक होता है हेल्पलेस और एक होता है हैप्लेस। ये अभागे को कहते हैं, अभागा समझ रहे हो आप? मतलब जैसे कोई ल्यू पनौती टाइप में, पनौती समझ रहे हो ना, तो अक्षय कुमार की वो मूवी आई थी उसमें पनौती होता है वो। ठीक है ना, तो हैप्लेस पर्सन हो सकता है, हेल्पलेस कंडीशन हो सकती है। अगले पे आते हैं, अगला क्या, अगर आपका मैनी पीपल इन आवर कंट्री लाइक टू फेदर देयर ऑन नेस्ट, ये पढ़ा चुका मैं आपको। है ना, मैंने बताया था कि अगर इनको कोई जिम्मेदारी दी जाती है, मान के चलो एक बहुत ही क्लासी पक्षी है, बहुत महंगा सा, उसकी रक्षा करने के लिए, तो या तो इसकी रक्षा करें गवर्नमेंट से इनाम पाए, तो दैट इनाम विल बी वर्क लाइक द फेदर इन द कैप। और अगर मान लो उस पक्षी को इन्होंने स्मगल कर दिया, बेच दिया और अपना घर भर लिया, है ना, कल को अगर इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनोगे आप,
तो होली दिवाली के खर्चे बिना बोले घर पे आ जाते हैं, बिना बोले, समझ रहे आप लोग। और ये बात बिल्कुल सही है कि एक इनकम टैक्स इंस्पेक्टर एनुअली साल में चाहे तो 1 करोड़ रुपए आराम से कमा सकता है, अदर देन हिज सैलरीज। ठीक है, सैलरी से कितनी कमाएगा? अगर मान लो उसकी सैलरी 80,000 भी है ना, स्टार्टिंग में तो इतनी रहती है, 80,000 भी है तो सैलरी तो 12×8 = 96, एक साल के 10 लाख, 10 साल के 1 करोड़, 10 साल में जितना कमाएगा उतना 1 साल में कमा लेगा, है ना। 3-4 साल कमा लेगा, नौकरी रिजाइन देके घर, ठीक है ना। तो फेदर इन देयर ऑन नेस्ट का मतलब था गाइस, गलत तरीके से आपने मीन्स को यूज करना है ना। तो क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे, इनरिच वन सेल्फ बाय डिसऑनेस्ट मीन्स। मान के चलो मैं रिलायंस फ्रेश में जॉब कर रहा था और मैं वहां से रोज कोल्ड ड्रिंक अपने घर उठा के लेके आ रहा हूँ, मेरे को थोड़ी दिया था रखने के लिए, ठीक है ना। एक बार मुझे क्लास का मॉनिटर बनाया था, रियल बता रहा हूँ, क्लास में जितने डायग्राम होते हैं ना अच्छे अच्छे, है ना, बायोलॉजी वाला सब उठा के घर ले आया था मैं। अगले दिन मैम ने मारा अलग मेरे को घेर करके और वो डायग्राम छीन लिया, मॉनिटर के पद से भी हटा दिया। ठीक है, तो इनरिच करना अपने आप को भरना किस तरीके से, गलत संसाधनों से। और अगर होता ना फेयर फेदर इन द क्या बोलते कैप, तो उसका मतलब क्या होता है आपका, ईमानदारी से काम करना, गलत सही तरीके से काम करना। अगला, आफ्टर गेटिंग द न्यूज ऑफ हिज प्रमोशन ही वाज इन द हाई स्पिरिट। हाई स्पिरिट का मतलब क्या हो जाएगा आपका, बहुत ही ज्यादा जॉयफुल, है ना, बहुत ही ज्यादा खुश हो जाएगा, एक तरह से बहुत ही ज्यादा खुश हो जाएगा। ठीक है, अगला बताओ आप लोग नेक्स्ट क्या कह रहा है। अगला कह रहा है डोंट टेक इट सीरियसली, यू वाज सिंपली पुलिंग योर लेग। लेग पुलिंग तो आपको पता ही है, किसी के साथ क्या करना, मजाक करना, तो जोक विद समवन। जब भी इडियम फ्रेजेस एग्जाम में आए ना, आप एक आधा वर्ड पकड़ने की कोशिश क्या करो कि कहना क्या चाह रहा है। बहुत सारे तो हमारे रियल लाइफ के ही होते हैं, ठीक है ना। अगला क्या कह रहा है हमारा, नेक्स्ट कह रहा है कि द कॉस्ट ऑफ लिविंग हैज बीन इंक्रीज टू मच दैट मेनी पीपल फाइंड इट डिफिकल्ट टू मेक द बोथ एंड्स मीट। अब ध्यान से सुनना, बोथ मान के चलो सारे के सारे एक ही फैमिली में रह रहे, सारे के सारे, और मैं इस फैमिली का अर्न करने वाला एकमात्र बंदा हूं। किसी को आईफोन चाहिए, किसी को कुछ चाहिए, ये हर फैमिली का यही कंडीशन है ना। किसी को कुछ चाहिए, किसी को कुछ चाहिए, सबकी जरूरतों को पूरा करना है। चेन यहां से शुरू हो गई और कंप्लीट इधर से होगी ना, तो बोथ एंड मीट का मतलब होता है गाइस सबको लेकर के गुजारा करना, इस तरीके से ना। तो क्या हो जाएगा आपका, अब मैंने आपको आईफोन का एग्जांपल दिया, तो ये मत समझ लेना कि बाइंग एक्सपेंसिव गैजेट, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। बाय समथिंग न्यू, ऐसा भी कुछ नहीं है। अर्न इनफ टू सर्वाइव, ये ठीक है, ये ज्यादा बेटर है। बोथ एंड मीट मतलब गुजारे चल रहे हैं, ठीक है, सबका काम चल रहा है, कोई भी उदास परेशान हताश नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ जाए, अगला क्या कहना, आई एम फेड अप विद द फॉल्स प्रोमिसेस। फेड अप का मतलब क्या हो जाता है आपका, डिसगस्टेड हो जाएगा, इरिटेटेड हो जाएगा, ठीक है ना, किसी से परेशान हो जाए, तो व्यक्ति से भी परेशान हो सकता था, बोल सकता है आई एम फेड अप विद यू, ऐसा, ठीक है। अगले पाजो नेक्स्ट क्या कह रहा है हमारा 130। अच्छा पीछे वाली शीट भी करनी है, ये लास्ट है ये, अच्छा पीछे वाला हो चुकी है, हो चुके हैं। 130 कितना करना है, 130 43 करना है ना, अच्छा 44, यस करो भाई, बताओ आप लोग। क्या कह रहा है आपका, गेटिंग द फुल राइट स्कॉलरशिप एट दिस यंग एज इज अ फेदर इन द कैप, यह अचीवमेंट ही तो है, ठीक है ना। तो एन अकम्पलिशमेंट टू बी प्राउड ऑफ, एक ऐसी अचीवमेंट जिसपे क्या हो जाएगा, जिसपे आपको बहुत ज्यादा क्या हो। कांस्टेबल का जीवन कुछ नहीं होता है, कांस्टेबल की नौकरी कुछ नहीं होती है, लेकिन एक बार लग के देखो, सोसाइटी में तुम्हारे जलवे होंगे, सिर्फ कांस्टेबल लग जाने से। और एक कांस्टेबल की हैसियत क्या होती है पता है आपको, वो जब लग जाएगा तो उसको पता चल जाएगा, कुछ नहीं होता, हैसियत होती है 4th ग्रेड की नौकरी होती है। जैसे चपरासी नहीं होता, चपरासी तो नहीं कहूंगा, चपरासी से ऊपर, क्योंकि चपरासी तो बिल्कुल लो में आता है। एमटीएस कह लो आप, एमटीएस जैसा होता है ना, मल्टीटास्किंग, है ना। एमटीएस जैसा मल्टीटास्किंग, की ऑफिस में आपको बोला बॉस ने, मल्टीटास्किंग मतलब एक ऑफिस बॉय रख लिया, जैसे बैकएंड में नहीं होती जॉब, ऑफिस बॉय रख लिया कि आपको फाइल लेके आनी है, फोटो स्टेट कराना है, लेटर भेजना है।
लेकिन मैं एमटीएस वाले बंदे को ये नहीं बोलूंगा कि मेरी प्लेट साफ कर दो, मेरा खाना ले आओ, ये सब नहीं होता। एमटीएस के चार्टर में आप ये काम नहीं होते। जब आप देखो, सुनो, होता क्या ना, गवर्नमेंट जॉब में सबसे नीचे की पोस्ट आती है गाइस एमटीएस की, जो कि 10th बेस पे होती है, और उसके ऊपर आती है सीएचएसएल वाली, एलडीसी। ठीक है, ये इसको एलडीसी लिख देता हूं मैं। ये आप सीएचएसएल वाले एग्जाम से जाते हो, ये होता है 12th बेस पे। फिर आता आपका क्या, फिर आता आपका असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर आता है, ये सीजीएल के थ्रू लगते हैं हम लोग। फिर उसके ऊपर सेक्शन ऑफिसर आता है, सीजीएल प्रमोट होकर के लगते हो आप। फिर उसके बाद आपका आता है डीडी आता है। जब आप यहां पे पहुंच जाते हो ना, तो आईएएस आपके नीचे काम कर रहा होता है, जो सीजीएल से ये पद मिलता है। समझ बात आपको? इसीलिए सीजीएल की नौकरी है। एक टाइम के बाद ना, जब आप सीजीएल से प्रमोट हो गए, एक समय के बाद आईएएस ऑफिसर जो बन के आएगा ना, वो आपके अंडर काम कर रहा होगा। समझ में? ये पावर है, इसलिए इसको दूसरा आईएएस कहते हैं सीजीएल को। और मैं आपको बताऊं, अब तो बहुत इजी कर दिया है। 2007 से पहले इसमें डिस्क्रिप्टिव होता था, जैसे आईएएस में होता है ना, मेंस का पेपर डिस्क्रिप्टिव 7 पेपर होता था, लिखने को आता था। अब तो टिक कर दो, आता है तो आता, नहीं तो टिक करके तो आ ही जाओगे, है ना, कोई देख थोड़ी रहा है। वही वाली बात है। तो ये कहानी सारी की सारी। लेकिन एमटीएस का भी, एमटीएस से भी लोग क्या होता है, प्यून हो गया, है ना, जो वो नॉर्मल वर्कर हो गए। तो एमटीएस का काम ये नहीं होता कि वो साफ सफाई करना है, ऐसा कुछ। ठीक है, आगे बढ़ जाए, नेक्स्ट पे आ जाओ आप लोग। If you go for this training, it will be beneficial to you in the long run. In the long run का मतलब क्या हो जाएगा आपका? In the long run, एक फ्रेज है गाइस हमारा, in the long run, इसका इवेंचुअली हो जाएगा, आखिरकार, इवेंचुअली हो जाएगा इसका। ठीक है, ए आंसर हो जाएगा। इन द लॉन्ग रन का मतलब क्या हो जाएगा आपका? इवेंचुअली या आखिरकार। ठीक है, नेक्स्ट की बात करते हैं। लेट्स होप दैट दे विल बरी द हेडेक। ठीक है, दे विल बरी द हेडेक हेडशिट। ठीक है ना, इसका मतलब होता है गाइस, किसी चीज को लेकर ना आप पुराने झगड़ों को खत्म कर देना। देखो, कंपटीशन को लेकर एक बात कहूं, आप में से जो लोग शीट नहीं लाते हो, जो लोग सही से नहीं लगता है, और आप में से जिन लोगों को ये भ्रम है कि मेरी मैथ्स अच्छी है, मेरी इंग्लिश अच्छी है, ये सिर्फ आपका भ्रम है। ठीक है, मैं आपको बता रहा हूं, ये सिर्फ आपका भ्रम है। इस भ्रम से आप बाहर निकलो। ठीक है, ये मान के चलो कि मुझे कुछ नहीं आता है, और सीखने की कोशिश करो आप लोग। ठीक है, आप जिस एग्जाम में बैठे हो, यहाँ पे आईआईटी वाला भी बैठता है, जो 10th 12th पास करके 17 साल की उम्र में एक इंडिया लेवल का एग्जाम लेकर के वहां पे जा चुका है। वो भी इस एग्जाम में बैठेगा, और आप भी बैठे हो, जिसके बीए के पास होने के लाले भी हो रहे हैं। मतलब मैं फॉर एग्जाम्पल बोल रहा हूँ, इसको पर्सनल लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना, और मैंने कहा ना, अगर आप भर के आओगे ना दिमाग की मुझे आता है, तो यहाँ से सीखने की संभावना बहुत कम हो जाएगी। ठीक है, इसलिए डाउन टू अर्थ होकर के सीखो। जिनकी नौकरियां लगी उनमें एक बात सिमिलर थी, उनको आज भी पढ़ाओ ना नौकरी पे लगने का, वो ऐसे पढ़ेंगे जैसे कि वो फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं। ठीक है, और ये गवर्नमेंट जॉब यही है, जब तक आपका ईगोइज्म टूटेगा नहीं ना, तब तक यहाँ पे स्ट्रगल चलता ही रहेगा। ठीक है ना। फॉरगेट पास्ट क्वारल गाइस, बरी का मतलब बर्न वाला समझ लेना आप लोग, है ना, पुराने झगड़ों को जला देना, खत्म कर देना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट गेट आउट ऑफ हैंड। लड़का तो हाथ से बाहर हो गया ना, कहता है ना, तो इसका मतलब क्या, कंट्रोल से बाहर क्या हो जाएगा हमारा, है ना, टू बिकम अनकंट्रोल, है ना, कंट्रोल से बाहर हो जाना, किसी चीज का पकड़ से बाहर हो जाना, ग्रिप से बाहर हो जाना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है आपका? टू ड्राइव समवन अप टू द वॉल। अब ध्यान से सुनना, मान के चलो 1 मिनट के लिए, टू ड्राइव समवन अप टू द वॉल का मतलब क्या है? किसी को ना इरिटेट करना हो सकता है वैसे, टू फ्राइटन, टू इरिटेट समवन वेरी मच। ठीक है ना, मतलब किसी को मैं बार बार पका रहा हूं, है ना, वॉक करके लेके जा रहा हूं, दीवार पे ले आके खड़ा कर दे रहा हूं, वापस लेके आ रहा हूं, है ना, किसी को क्या कर देना, टू ड्राइव अप समवन अप द वॉल का मतलब हो गया किसी को इरिटेट करना, कुछ इसमें इंटरेस्टिंग नहीं है, वो बंदा इरिटेट हो रहा है। अगला, द होल 9 यार्ड्स। द होल 9 यार्ड का मतलब होता है, देखो यार्ड जो है ना, जैसे गजवज होता है ना नापने का, वैसे यार्ड्स होता है अंग्रेजों में, एक डिस्टेंस नापने का तरीका होता है। ठीक है, तो इसका मतलब होता है जितना है सारा का सारा। द होल का था सारा का सारा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, द एंटायर ऑफ समथिंग। द होल 9 यार्ड का मतलब क्या होता है, एंटायर ऑफ समथिंग। टू गिव अप द स्लिप गाइस, टू गिव अप द स्लिप 150 स्लिप, टू गिव अप द स्लिप, इसका क्या हो जाएगा बेटर ऑप्शन? इसका बेटर ऑप्शन हो जाएगा बच के निकल जाना। ठीक है, टू स्केप हो जाएगा। ठीक है ना। हिट द नेल ऑन द हेड।
किसी को ना बिल्कुल यहाँ पे अगर मैं नेल मारता हूँ, यहाँ पे बंदूक मारता हूँ, इसके अंदर क्या होगा, बिल्कुल ही प्रिसाइज और करेक्ट पॉइंट पे क्या करना, हिट कर देना, है ना। आपने सुना होगा कभी मूवी में पॉइंट ब्लैंक पे शूट करना, है ना। पॉइंट ब्लैंक पे किसी को क्या कर देना, शूट कर देना। पॉइंट ब्लैंक पे शूट करना मतलब क्या होता है, डायरेक्टली। पॉइंट ब्लैंक का मतलब क्या होता है आपका, डायरेक्टली शूट कर देना, बिल्कुल कोई बाधा नहीं है उसमें, ठीक है। ए आंसर हो जाएगा इसका। आइसिंग ऑन द केक, क्या बेटर ऑप्शन हो सकता है। केक वेक बनाने के बाद ही तो सब क्या रखते हैं हम लोग, है ना। आइसिंग ऑन द मतलब कि फाइनल एक टच देना किसी चीज को ना, ठीक है। तो समथिंग दैट मेक अ गुड सिचुएशन इवन बेटर, अच्छा तो था ही था और उसको बेटर बना दिया, है ना। डंकीज ईयर गाइस, डंकीज ईयर क्या हो सकता है, ध्यान सुना आप लोग। गधा जो होता है ना गाइस, वो सालों तक मेहनत करता रहता, अ वेरी लॉन्ग टाइम हो जाएगा, ठीक है ना। टू टेक हर्ट, टू टेक हर्ट सीपीओ में आया हुआ क्वेश्चन है 2019 में। टू टेक करेज और फील इनकरेज, टू टेक करेज साहस या प्रोत्साहन दिखाने के सेंस में होता है। टू टेक करेज या फील इनकरेज हो जाएगा इसका, ठीक है। आगे की बात करते हैं, नेक्स्ट हमारा 155, गेट अ गोल्ड स्टार गाइस, ये तो अचीवमेंट के सेंस में हो जाएगा। टू अर्न अ मेरिट पॉइंट टू डू समथिंग, ये वाला ऑप्शन होगा इसका, ये बी ऑप्शन है, अलग है, ए ऑप्शन है, ठीक है। टू अर्न अ मेरिट पॉइंट फॉर डूइंग वेल, गेट अ गोल्ड स्टार। इंग्लिश में ड्राइंग की क्लास में ना, जैसे होता नहीं था, कोई अच्छी ड्राइंग बनाते में मैडम गुड देती थी, है ना, एक्सीलेंट देती थी, और जिसको मिलता था स्टार एक्सीलेंट वो समझ लो कि और अच्छा। जब मेरे को 6th क्लास में मॉनिटर बनाया ना, मैंने सारे के सारे वो चार्ट वार्ट उतार के कहा ले गया घर। अगले दिन मुझे मैम ने मारा और मॉनिटर के बच्चे हटा दिए। जब मैं 7th क्लास में बॉडी मेरे साइज से ना मेरे को मॉनिटर बनाते थे, मैं 7th क्लास में भी ऐसे ही था, इसी साइज का था, बड़ा नहीं होऊंगा शायद। मतलब मैं बचपन से ये 6ठी 7वीं से ना जितना हाइट बढ़नी थी उतनी बढ़ गई, तो साइज देख के ना कि ये ताकतवर है तो रोक लेगा दो चार को, ऐसा कुछ। तो उन्होंने 7th क्लास में मॉनिटर बनाया। 7th क्लास में हमारा पहला ही पीरियड ड्राइंग का होता था। मैम ने कहा कि जा बोल दे कि मैं आ रही हूँ, तब तक बच्चे चुप बैठेंगे। मैंने कुछ नहीं बोला, चलो खेला, मैम आ गई। तो मैम का चांटा मुझे अभी भी याद है, ठीक है ना। वैसे तो मेरी याददाश्त कमजोर है कि मैम ने ऐसा मारा था कि मुझे अभी भी याद है, लेकिन स्कूल जाता हूँ तो पहचान लेती हूँ, ठीक है। तो एक बार मैंने अपनी लाइफ में, वैसे तो मेरी ड्राइंग बहुत खराब है, एक बार मैंने ना इंडिया गेट बनाया था, उस पर स्टार एक्सीडेंट मिला था। गेट अ गोल्ड स्टार का मतलब क्या हो गया, एक तरह से अचीवमेंट, जैसे कोई सैनिक वैनिक नहीं अचीव करता कोई मेडल वगैरह, है ना। परम विशिष्ट मेडल, अति विशिष्ट मेडल, सेना मेडल, परमवीर चक्र, इस तरीके का। अगला टू टेकन अबैक, टू टेकन अबैक 156 का सी आंसर होगा गाइस, चकित कर देना, हैरान कर देना, आश्चर्यचकित कर देना। A lot on your plate, बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज का होना। A lot in your plate का मतलब ये नहीं कि शादी में गए, आपको पता है उम्र के साथ ना खाने का पता चल जाता है। बचपन में जब हम पार्टी में जाते थे ना, ले दबा के जैसे पार्टी में घुसे खाना शुरू किया, और जाते जाते तक खाते रहते थे, सोचते थे कुछ लेके भी जाए जो रास्ते में भी खाएं। वो तो टेंडेंसी आज भी है, लेकिन अब रुक जाते हैं, थोड़ा सा संभल जाते हैं, ठीक है ना। तो ध्यान से सुना, अ लॉट इन द प्लेट का मतलब ये नहीं कि खाने की बात हो रही है, इसका मतलब क्या हो गया कि बहुत ज्यादा क्या है, ठीक है ना। मेरे हिस्से में जिम्मेदारी ज्यादा है, आपके हिस्से में भी कम है, कुछ समय बाद आपके हिस्से में आएगी। तो जो सबसे पहले जो चीज उड़ के भागेगी ना आपके जीवन से, वो हो गया आपकी नींद। जो 8-8 बजे तक सोते हैं, 9-9 बजे तक सोते हैं बिना किसी एम के, जब जिम्मेदारी आते तो सबसे पहले जो चीज उड़ेगी वो होगी नींद। कभी देखा आपने अपने पेरेंट्स को सोते हुए 9 बजे तक सोते हुए? बहुत लंबे समय तक नहीं देखा होगा। अगर 1-2 साल के नहीं, पिछले 4 साल में उठाना, वो सोते नहीं, वो उठ जाता है। क्यों? ऐसा हमारे साथ भी होगा, मेरे साथ भी हो रहा है और आपके साथ भी हो रहा है। क्योंकि मैं यहाँ से, पता है, जो मैं सुबह में जो मेरे बैचेस होते हैं उनके नोट्स में सुबह 3 बजे बनाना शुरू करता हूँ, ठीक है। सुबह 3 बजे से लेकर के 6 बजे तक बनाता हूँ सुबह के सारे बैचेस के नोट्स, और इवनिंग में जो मेरे बैचेस होते हैं उनका भी जाके बनाऊंगा। तो एक बच्चे ने पूछा सोते कब हो, तो मैंने सोने का तो एज के हिसाब से फैक्टर है, ठीक है ना। अब मेरी एज सोने वाली यही मैं था, जब मैं 20 साल का था तो मैं कॉलेज में 9 बजे उठता था मैं, ठीक है ना।
मेरे घर वाले कहते थे इसे वो होटल बना रखा घर को, खाली आता है, खाता है, सोता है, चला जाता है। घर का नाम तो मैं कोई काम करता था ना कुछ ऐसा, ठीक है। ये चीज है, तो ये चीज है हैविंग मेनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ठीक है। लाइफ के साथ कुछ डिसीजन अच्छे आ जाते हैं। एक बार क्या हो ना, एक स्टूडेंट की ना सिस्टर की शादी थी, तो उसने बुलाया, तो उस बैच के उसने सारे बंदों को बुलाया, ठीक है। यहाँ पे पीरागढ़ी में शादी थी, तो एक बैच का एक स्टूडेंट जो सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहा है बाय द वे वो फिलहाल, तो वो भी आया था। तो पहले होता था ना बचपन में कितना भी ले लो पता नहीं चलता था कितना खाना, अब लेकिन पता चल जाता कि इससे ज्यादा नहीं खाऊंगा तो नहीं ही खाऊंगा। और एक चीज और, पहले ना चीजें अट्रैक्ट करती थी, और ये भी है ले लो, वो भी है ले लो। अब ना सिंपल खाना, बंदा प्लेन रोटी ढूंढता है। एज के हिसाब से चॉइस बदल रही है यहाँ पे, समझ रहे हो आप लोग। अब मैंने देखा कि वो जो मेरा स्टूडेंट जो गया था साथ में, उसने क्या किया, जितना उसने खाना लिया था मैं देखते ही समझ गया था कि ये इसको वेस्ट करने वाला है। दूसरी बात, आप किसी शादी में अगर जा रहे हो ना जहां पे पर प्लेट का सिस्टम है, तो कोशिश ये करनी चाहिए कि सामने वाले के साथ आप एक ही प्लेट में खा लो तो बहुत बढ़िया है, ठीक है। और जनरली मैं ऐसा करता हूं, और मेरे दोस्तों के साथ मैं ऐसा करता हूं, हालांकि वहां पर ना थोड़ा कम खाना पड़ता है, ठीक है ना, लेकिन कोई बात नहीं, कर लेते हैं मैनेज, क्या करें। तो जब मैं खा रहा था ना, मैं अपनी वाइफ के साथ एक ही प्लेट में खा रहा था, तो मेरे को अंकल मिल गए जो उसके फादर थे, तेरा बेटा एक ही में क्यों खा रहा हो अलग अलग, वो समझ गए थे कि ये बात है कि ये एक में क्यों खा रहा है, ठीक है। लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, जितना कॉन्ट्रीब्यूशन हो सके करना चाहिए, क्या फायदा है, वो चीज है। लेकिन जो मेरे स्टूडेंट ने प्लेट भर के लिया, मैंने देखा उसे खाया नहीं जा रहा है, अब वो प्रेशर में आ चुका है कि नहीं खाऊंगा, फेंकना पड़ेगा। फिर वो 10 मिनट के लिए कहीं गया, फिर मैंने देखा उसकी प्लेट जो है वो खाली है। इसका तो उसने खाना क्या कर दिया, उसने टेस्ट कर दिया, उतना ही ले थाली में कि ना जाए नाली में, आगे बढ़ो। अ सी चेंज गाइस, रेडिकल चेंज हो जाएगा इसका, बहुत बड़ा परिवर्तन। मान के चलो पूरा का पूरा समुद्र जो है वो क्या हो जाए, लाल हो जाए, 1 मिनट का सपोज करो, तो ये तो बहुत बड़ा परिवर्तन हो जाएगा, ठीक है। बिग चेंज, ह्यूज चेंज, रेडिकल चेंज, इस प्रकार से। एक चीज और, मान के चलो गाइस ये पहाड़ है और यहाँ पे समुद्र है, ठीक है, और आप यहाँ पे फंस गए हो, ठीक है। यहाँ पे ऊपर आप चढ़ नहीं सकते क्योंकि ये खड़ा पहाड़ है, बिल्कुल तिरछा नहीं है, बिल्कुल स्ट्रेट है। आगे आप जा नहीं सकते क्योंकि आगे समुद्र है। डिस्कवरी चैनल के मैन वर्सेस वाइल्ड के बियर ग्रिल्स तो होने के कैसे भी निकल जाओगे, ठीक है ना। तो आप कहोगे आई एम एट सी, क्या बोलोगे, आई एम एट सी। इस फ्रेज का मतलब होता है गाइस कंफ्यूज, कंफ्यूज हो रहे हो कि क्या करे, आगे जाए कि पीछे बैक ऑफ करे, पता ही नहीं। तो एट सी अगर लिखा तो इसका मतलब होता कंफ्यूज, लेकिन यहां पे क्या लिखा, अ सी चेंज, इसका मतलब क्या आपका रेडिकल चेंज या कंप्लीट चेंज, ठीक है। आगे बढ़ जाए। अ सेफ पेयर ऑफ हैंड गाइस, रिलायबल पर्सन। छोटे बच्चों को बताया जाता है ना गुड टच के बारे में, बैड टच के बारे में, बहुत। और छोटे बच्चे आजकल वाले बहुत सेंसिबल हैं, वो अच्छे से भाप लेते हैं कि कौन किसकी क्या नियत है। और मैंने देखा ऐसा, मैंने फील किया ऐसा कि हाँ वो उनके अंदर इतनी इंटेलिजेंसी है। एक बार क्या हुआ ना, मैं अपने चाचा के लड़के को, मेरे चाचा उधर रोहिणी में रहते हैं, तो मैं उनकी फैमिली में कोई था नहीं, तो मैं उनके बच्चे को लेने के लिए स्कूल गया, वो जो पोल स्टार है, तो उसमें लेने गया मैं। तो जनरली तो मैं नहीं जाता, उनके फादर जाते हैं, तो पहचानते हैं टीचर विचर, लेकिन मैं आज अननोन पर्सन आ गया। तो मैंने कहा भाई मुझे मिलना है विशाल से, विशाल को भेज दो। तो उन्होंने कहा आप कौन, तो मैंने कहा उसका मैं चाचा हूँ। तो विशाल, अब टीचर ने देखो ये नहीं पूछा क्या कौन, विशाल को उसने बुलाया, और टीचर विशाल ने मुझे देखते ही खुश हो गया, वो लगा छोटा सा बच्चा खुश हो गया क्योंकि उसने पहचान लिया मुझे, उसने बोल दिया चाचू। तो विशाल के खुश हो जाने से टीचर समझ गई कि हाँ ये इसका, अगर मान के चलो वो एक्सप्रेशन ना देता तो वो बच्चा मुझे ना देती, ठीक है ना, समझ रहे आप लोग इस चीज को, ऐसे वहां पे बच्चे दिए जाते हैं, ठीक है। अ सेफ पेयर ऑफ हैंड का मतलब क्या हो जाएगा आपका, रिलायबल पर्सन, ठीक है ना। और ऐसा मैंने एक स्कूल में नहीं देखा, मैंने कई स्कूलों में देखा है ऐसा। एक लास्ट कल आप लोग, हॉट पोटैटो का मतलब क्या होता है आपका, कंट्रोवर्शियल इशू। मान के चलो आप गर्म आलू खा लेते हो, है ना, 4 दिन आपको याद रहेगा, सफेद सफेद छाले पड़ जाएंगे, ऐसा कुछ। तो हॉट इशू का मतलब क्या हो जाएगा आपका, एक विवादित हो जाएगा टॉपिक, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच। खत्म हो गया, बचा हुआ है, अच्छा खत्म कर लो लोग। स्टोन थ्रो गाइस, बहुत ही नियर बाई, शॉर्ट डिस्टेंस हो जाएगा इसका, शॉर्ट डिस्टेंस स्टोन थ्रो मतलब आप पत्थर कितनी दूर फेंक सकते हो, 200 मीटर, है ना। इस तरह आप फेंकोगे तो ओलंपिक में भाग लो, नीरज चोपड़ा को टैकल करो आप लोग, ठीक है। आगे बढ़े। और डॉग्स लाइफ मतलब बहुत ही एकदम खराब जिंदगी, है ना, कहते हैं कुत्ते वाली जिंदगी, मिजरेबल एग्जिस्टेंस हो जाएगा इसका, ठीक है। थैंक यू। मतलब दयनीय, एक कैट्स एंड, मैंने आपको वैसे सारे पढ़ा रखे हैं ये डॉग वाले कैट्स वाले, है ना।